हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल थिंक सिविल में। आज है 21 जुलाई 2024 यानी कि संडे का दिन और आज हम यहाँ पे द हिंदू न्यूज और एडिटोरियल की एनालिसिस करेंगे। एक्चुअली आज तो एडिटोरियल है नहीं, तो जो भी न्यूज होंगे उनको हम लोग कहीं ना कहीं लेंगे और प्लस इसके साथ साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चन या आर्टिकल्स वगैरह होंगे उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते टॉपिक को। इंडेक्स की अगर बात करें, ये सारी चीजें आज हमें कवर अप करनी है। सबसे पहला है कंप्रेस 3 in 1 सोशल साइंस बुक फॉर क्लास 6 के लिए। एक्चुअली क्या हुआ, क्लास 6 का जो सोशल साइंस की बुक थी उसमें 3 पार्ट हुआ करते थे, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी को। उसको अब मर्ज करके क्या किया गया, नई क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क के हिसाब से एक बुक में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। अगला है बॉय जो है इन्फेक्टेड है इन निपा वायरस से, यानी कि जो क्रिटिकल कंडीशन है इसके बारे में देखेंगे और कहाँ पे है ये, केरल में। ठीक है। अगला है डीओपीटी ने डिनाई किया है सर्विस एलोकेशन। देखिए क्या हुआ, एक साइंटिस्ट है, ठीक है, और उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और 90% से अबव है, तो जिसके कारण से उसको डीओपीटी ने क्या किया, मना कर दिया है कि कोई भी सर्विस जो है नहीं प्रोवाइड की जाएगी, जबकि उसने 4 बार यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक किया है। तो लेकिन फिर भी इनको जॉब या सर्विस जो है एलोकेशन नहीं हो रही है, क्योंकि ये किसी चीज के लिए प्रेफरेंस नहीं है, जबकि ये खुद कह रहे हैं कि मैं इकोनॉमिकल चीज के लिए इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए मैं कहीं ना कहीं एलिजिबल हूं। तो देखेंगे इस आर्टिकल को क्या है। ठीक है। अगला आर्टिकल है सेंटर रिजेक्ट स्टडी दैट क्लेम 11.9 लाख एक्सेस डेथ ड्यूरिंग पेंडेमिक। देखिए क्या हुआ था, लास्ट ईयर एक आर्टिकल छपा था जिसमें जो बाहर के इंफॉर्मेशन से मतलब रिजेक्ट जो रिपोर्ट है उसने कहा था कि जो भारत में डेथ हुआ है वो कहीं ना कहीं छुपाया गया है और उसमें लगभग लगभग 11.9 लाख जो डेथ है वो हुई है। ठीक है, डेथ्स हुई है और इसमें सबसे ज्यादा वुमेन और बच्चों की संख्या है 0 से 19 साल के, और इसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट छुपा रही है। जबकि अब की जो स्टडी हुई, अब उसमें उस टाइम पे भी सेंटर ने मना किया था, जबकि इस टाइम पे फिर से स्टडी करवा के सेंटर ने इसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कहीं ना कहीं ये जो एक्सेस डेथ हुई है पेंडेमिक के दौरान ये बेबुनियाद है। ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल है सीपीसीबी प्लान टू चेक वायलेशन इन प्लास्टिक वेस्ट ट्रेडिंग, कि किस तरीके से प्लास्टिक वेस्ट ट्रेडिंग हो रही है उनकी किस तरह से वायलेशन कर रही है, उसको कहीं ना कहीं सीबीसी यहाँ पे प्लान कर रही है कि किस तरह से चेकिंग किया जाए। कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इसकी चेकिंग कर रही है। ठीक है, अब इसके बारे में जानेंगे और किस तरीके से इन्होंने अलग अलग जो कंपनियां हैं, कंपनियों के नाम पे फ्रॉड की जा रही है। दिल्ली में भी कुछ केसेस रजिस्टर्ड हुआ है जिसमें कि इन्होंने फेक सर्टिफिकेट जो है वो लाखों में कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिए। तो इसके बारे में जानकारी जो है इस आर्टिकल में लेंगे। अगला है राइजिंग एंटी मलेरियल रेजिस्टेंस इन अफ्रीका नीड अर्जेंट एक्शंस। देखिए एंटी मलेरियल रेजिस्टेंस, क्योंकि अफ्रीका में आपको पता है कि मलेरिया के केसेस जो है सबसे ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एंटी मलेरियल रेजिस्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं अर्जेंट एक्शन में बढ़ाने की जरूरत है। तो इस आर्टिकल को साइंस एंड टेक में देखेंगे और एक लास्ट में हम लोग मैप करेंगे और मैप के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला आर्टिकल कंप्रेस 3 in 1 सोशल साइंस बुक फॉर द क्लास 6। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा बताना जरूरी था। चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं। तो क्या था कि जो नई सोशल साइंस की बुक है क्लास 6 की, उसमें हेविली ट्रंकेटेड किया गया और अमलगेमेशन किया गया, मतलब मिश्रण किया गया है। अब क्या था, पहले क्या था, 3 अलग अलग सेपरेट बुक थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। यहाँ पे जो एनसीईआरटी ने उसको क्या किया है, मर्ज करके एक बुक कर दिया है। स्टूडेंट जो कि क्लास 3 और 6 में है वो अब जो नई बुक मिलेगी उनमें कहीं ना कहीं ऐसे इस तरह की चीजें जो है मिलेगी। क्लास 6 के स्टूडेंट को यहाँ पे सिंगल सोशल साइंस की बुक मिलेगी जिसका टाइटल होगा एक्सप्लोरिंग सोशल सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो देखिए इतना अच्छा नाम जो है इसका टाइटल रखा गया है। उसके बाद ये जो बात की गई है जो नेशनल सिलेबस और टीचिंग लर्निंग मटेरियल की, वो कहीं ना कहीं कमेटी ने इसको ये रेफर किया है कि इसको कहीं ना कहीं 3 बुक से एक बुक में मर्ज करने की जरूरत है और इस तरह की चीजों को कहीं ना कहीं वन इंटायर चैप्टर में, जैसे कि जो भी अलग अलग सोशल साइंस ना बना के हम एक बुक में अगर करेंगे तो ज्यादा बर्डन भी नहीं रहेगा और जो बुक्स के बर्डन होते हैं बच्चों के ऊपर वो कहीं ना कहीं कम रहेगा। ठीक है, अब इंडिया दैट इज भारत, जैसे चैप्टर 5 दिखा रखा है। ठीक है, डेडिकेटेड किसको कर रहा है, डिस्कस द एटमोलॉजिकल टर्म ऑफ भारत को, यानी कि भारत के जो भी टर्म्स है उसको कहीं ना कहीं यहाँ समझा रहा है और वो कहीं ना कहीं आपके कहाँ से लिए गए, एंशियंट इंडियन टेक्स्ट से, जो कि महाभारत और विष्णु पुराण से है। ठीक है, इसमें ये बताया गया कि किस तरीके से जो कश्मीर है, यानी कि आज के टाइम पे कश्मीर है, कुरुक्षेत्र के बारे में बताया गया जो कि आज के टाइम पे हरियाणा है, वेंगा जो कि पार्ट ऑफ बंगाल है, तो इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे कहीं ना कहीं
डिस्कस किया गया है। तो उनको संस्कृत टर्म्स के फीचर्स को कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड किया गया है और यहाँ पे इंकरेजिंग कर रहे हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ संस्कृत वर्ड में। अब अगर नई बुक टेक्स्ट बुक की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 5 थीम्स रखा गया है, जिसमें फर्स्ट में 34 पेज यानी कि 34 पेजेस जो डेडिकेटेड किए गए ज्योग्राफी को किए गए, जिसमें 2 चैप्टर है, एक ओशियन कॉन्टिनेंट एंड लैंडफॉर्म एंड लाइफ। ठीक है, उसके बाद जो कि ये कहाँ से कोटेड किए गए, ये आपके अथर्ववेद से कोटेड किए गए। अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, कॉन्सेप्ट में आपको इसमें लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल, ग्लोब, इन सब के बारे में जो है जानकारी मिलेगा और ये कम से कम 48 से 34 जो है तक लाया गया है। मतलब पहले 48 पेज था, उसको फिर क्या किया गया, आपके 34 पेज तक लेके आया गया। अब सेकंड और थर्ड थीम में जो है टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट एंड आवर कल्चर हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन, जिसमें कि कंसिस्टिंग थे 46 पेजेस विद 5 चैप्टर ऑफ हिस्ट्री के। लेकिन अब इसको कट करके कितने लाए गए, 10 चैप्टर इन द ओल्डर एनसीईआरटी टेक्स्ट में थे और चैप्टर 4 की टाइटल अगर की बात करें तो टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री थे, जबकि चैप्टर 5 की बात करें तो अबाउट ओरिजिन ऑफ भारत, इसके जो रिगार्डिंग रखा गया है। चैप्टर 6 की बात करें द बिगिनिंग ऑफ नाइनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि कोट किया गया है किससे, बीवी लाल के द्वारा, जो फॉर्मर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन के भी आ सकता है कि बीवी लाल, क्योंकि न्यूज में है तो ऑटोमेटिकली आ सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हु हैड लेड एग्जीक्यूशन ऑफ बाबरी मस्जिद साइट मिड 1970, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल निभाती है। तो ये सारी चीजों को किस तरह से इंक्लूड किया गया, इसमें अजंता पेंटिंग को, महाबलीपुरम को, मोनोलिथिक टेम्पल को, सांची स्तूपा को, इस तरह के, और मेहरौली जैसे कुतुब मीनार के साइट्स मेहरौली को, इसमें कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है। तो ये सारी चीजें, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको इंक्लूड कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है बॉय इन्फेक्टेड विथ नीपा क्रिटिकल हेल्थ प्रोटोकॉल इनपुट। देखिए क्या हुआ है, केरला में आपके नीपा वायरस काफी तेजी से बढ़ रहे, काफी तेजी से बढ़ नहीं रहे, एक्चुअली में नीपा वायरस फैलती है। तो क्या हो रहा है, 2018 से इसका लगातार केसेस कुछ ना कुछ आते ही रहते, धीरे धीरे एक दो केसेस आते ही जा रहे हैं। तो एक लड़का है जिसको 10 जून को अगर बात करें, जुलाई को, तो उसको थोड़े से सीवियरली सिम्टम्स दिखे, फेवराइज सिम्टम्स दिखे, तो उसने ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट क्लिनिक गया 12 जुलाई को, और उसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया पंडित खड़के जुलाई 13 को, और वो उसके बाद से उसको एडमिट कर लिया गया जुलाई 15 के बाद में। इसमें पता चला कि ये जो है लड़का जो है निपा वायरस से चैलेंजेड है, तो उसको मोनोकोलोनिक एंटीबायोटिक कहीं ना कहीं यहाँ पे जरूरत पड़ी थी, और इसको कहीं ना कहीं पुणे लैब से मंगाने की जरूरत पड़ी थी, जो आज के दिन यानी कि संडे को कोझीकोड तक पहुंच जाएगा। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स ये कह रहे हैं हमारे पास स्पेशल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जो कि हम लोग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो कोझीकोड और ममलापुरम को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इससे कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि अभी इतना बड़ा ये इन्फेक्टेड हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है केरला में। ठीक है, और केरला में मोस्टली हमें देखने को मिलता है इस तरह के केसेस को, यानी कि निपा वायरस जो है नॉर्मली फैलता हुआ नजर आता है। अब बात करते हैं थोड़ा निपा वायरस के बारे में। अगर हम निपा वायरस की बात करें, सबसे पहले तो ये क्या है, ये आपकी, एक मिनट इसमें ब्लैंक स्क्रीन ले लेते हैं स्क्रीन। सबसे पहले तो निपा वायरस की अगर बात करें, निपा वायरस सबसे पहले ये क्या है, जूनोटिक डिजीज है, जूनोटिक वायरस। ठीक है, क्योंकि जूनोटिक क्या होता है, जो एनिमल टू ह्यूमन में ट्रांसफर होता है, उसको जूनोटिक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। जो ऑर्गेनिज्म है उसका कारण है निपा इंसेफेलिटीज, जो कि आरएनए में होना, आरएनए में निपा वायरस एनसेफेलिटीज इज एन आरएनए, एक आरएनए है। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म का जो निपा वायरस का कारण है वो आरएनए का एक इंसेफेलाइटिस है। ठीक है, जो कि जो क्या है, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस भी कह सकते हैं, इसको हम लोग राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये अगर पहली बार देखा जाए कहाँ पे ब्रोक हुआ था, सबसे पहले अगर देखा जाए ये मलेशिया और सिंगापुर पे कहीं ना कहीं इसके लक्षण देखने को मिले थे 1998 और 1998
और 1999 के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद कुछ मलेशिया के विलेज में, ठीक है, ये पहले जो डिटेक्ट हुआ, जो पहली अपीयर्ड हुआ डोमेस्टिक पिग में हुआ। कहाँ पे हुआ? जो अपीयर्ड हुआ वो कहाँ देखा गया? अपीयर्ड इसका डोमेस्टिक पिग में, डोमेस्टिक पिग में इसका कहीं ना कहीं जो है लक्षण देखे गए। और उसके बाद ये डॉग्स में, कैट्स में, गोट में, इन सब चीजों में। उसके बाद जो डिजीज है स्प्रेड किससे होती है? फ्रूट बैट से, यानी कि जो फ्लाइंग फॉक्सेस होती है, जो जिनस आपकी टेरोपस होती है, उससे ये कहीं ना कहीं निपा वायरस बनता है, यानी कि फ्रूट बैट से जो है ये फैलती है, ठीक है। इस बैट की जो प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं बैट की यूरिन में देखा गया, बैट की यूरिन में इसको रिसर्च करके देखा गया। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, ये सिम्टम्स क्या होती है? इंसेफेलिटीज ये सिम्टम्स होती है, जो कि सर दर्द करवाती है, डिसोरिएंटेशन कराती है, मेंटल कंफ्यूजन कराती है। इस तरह के जो है हमें सिम्टम्स जो है दिखने लगते हैं। अगर प्रिवेंशन की बात की जाए, इसकी कोई तरह की ह्यूमन वैक्सीन नहीं है, ना कि एनिमल वैक्सीन है, ठीक है। इसको सिर्फ सपोर्टिव केयर की जरूरत होती है, और जिससे कि हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये आर्टिकल जो है समझ में आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला आर्टिकल, डीओपीटी डिनाइज, देख लेते हैं, यही आर्टिकल है ना? हाँ। डीओपीटी डिनाइज सर्विस अलोकेशन टू साइंटिस्ट विथ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हु क्लियर्ड यूपीएससी एग्जाम। देखिए, 28 साल की एक साइंटिस्ट है जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफिक हो रखा है, और जिन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम को 4 बार क्लियर कर रखा है। अब वो जा रहे हैं कैट में, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पहले के कहाँ पे गए थे? डीओपीटी में, जहां पे उनको अलोकेशन को क्या किया गया था? डिक्लाइन कर दिया गया था। जो डीओपीटी है वो इन्फॉर्म किया ट्राइब्यूनल को कि भैया जो कैंडिडेट है वो डज नॉट फुलफिल द फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट दी सर्विस। कोई भी सर्विस को करने के लिए वो फिजिकल स्टैंडर्ड के जो मापदंड है उसको कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं कर पा रहे। इनका नाम क्या है? कार्तिक कंसल, जो वर्क कर रहे हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं 12 साल की एज से ही व्हील चेयर पे है। और एक तरफ हम जहां देखते हैं किनको? आपके आईएएस पूजा खेड़कर को, ठीक है। और यहाँ पे एक एग्जांपल इनका बन रहा है, किसका? कार्तिक कंसल का, ठीक है। जो मस्कुलर वीकनेस है और रेजिडेंस है कहाँ के? उत्तराखंड के। इन्होंने अपना आईआईटी कहाँ से कंप्लीट किया है? रुड़की से, ठीक है। जो मिस्टर कंसल है, वो केसेस अगर देखा जाए बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट है किसके? आईएएस पूजा खेड़कर के, जहाँ पे उन्होंने पर्सनली डिसेबिलिटी के कुछ फेक सर्टिफिकेट्स को लाके कहीं ना कहीं वहाँ पे जॉब लिया, सब कुछ लिया, और साथ में डिस्पाइट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन रूलिंग के हिसाब से भी वो फेलियर होके भी फिर भी उन्होंने जाली चीजें लगा कर उन्होंने कितनी बार अपने जॉब को जो है सिक्योर किया। और साथ ही साथ 6 ओकेजन जिसमें कि उनको विजुअली इम्पेयर और मेंटल इलनेस है, उनकी जो क्राइटेरिया है उसको डिसेबिलिटी को प्रूव करने के लिए एम्स ने कितनी बार बुलाया, मगर वो नहीं आई। फिर भी 2022 में उन्होंने 821 रैंक हासिल की और आईएएस की पोस्ट उनको मिली, विजुअल एम्पायरमेंट एंड हियरिंग लॉस की। अगर बात की जाए एक मेडिकल बोर्ड की, एम्स की, उन्होंने उनको डिक्लेयर किया कि भैया 47% या जो कि एबव है 40% से, जिसके कारण से उनको आईएएस एलोकेशन मिला। यहाँ पे डीओपीटी ने कैट की पिटीशन फाइल जो किए थे खेड़कर के हिसाब से, उस हिसाब से कह रहे हैं। अगर बात की जाए सीएससी 2022 की, 2021 की, तो यहाँ पे मिस्टर कंसल जो है अपियर हुए थे, और यहाँ पे 22 जो सीट थी 712 वैकेंसी में से वो पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट को मिलती है। लेकिन अगर यह बात की जाए 2021 में कंसल ने सिक्योर की थी 271 रैंक्स, जबकि इनको कोई भी सर्विस अलोकेशन नहीं हुआ। जबकि ये कह रहे हैं हम इंडियन रेवेन्यू सर्विस के लिए यानी कि इनकम टैक्स के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। तो यहाँ पे जो संजीव गुप्ता एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने कहीं ना कहीं कंसल के केस को अथॉरिटी किया और उन्होंने जस्टिस की मांग की है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनको बताया जा रहा है कि जस्टिस मिल सकती है। तो मेडिकल बोर्ड यहाँ पे सर्टिफाइड किए हैं कि 90% इन लोगों को कहीं ना कहीं मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है सर्टिफिकेट इन्होंने डीओपीटी को भेजा है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरीके से इनको जॉब मिलती है नहीं मिलती है, आगे खबर आने के बाद ही बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है सेंटर रिजेक्ट स्टडीज दैट क्लेम 11.9 लाख एक्सेस डेथ ड्यूरिंग पेंडेमिक। क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे एक जनरल छपा था
साइंस एडवांस की, और यहाँ पे मिसलीडिंग करने का काम कर रहा था, ऐसा इंडिया के रोबस्ट सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के हिसाब से कहा जा रहा है। कि जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने सैटरडे को ही डिसमिस कर दिया जो रिपोर्ट 2020 में आई थी। 2020 की रिपोर्ट आई थी कि डेथ जो है कोविड-19 की, यानी कि 2020 में जो कोविड-19 की डेथ हुई थी इंडिया में वो कुछ ज्यादा ही हुई थी। और ये स्टडी किसने पब्लिश किया था? साइंस एडवांस और पीयर रिव्यू साइंटिस्ट जनरल पब्लिश किए थे, और ये अमेरिकन एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट साइंस है। ठीक है, और इसने स्ट्रांगली असर्ट किया था कि एक्सेस मोर्टेलिटी हुआ है, 11.9 लाख डेथ्स हुआ है, अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2020 के जो पेंडेमिक आया था उसमें, और जबकि गवर्नमेंट इस डेथ को कहीं ना कहीं छुपा रही है। जो पेपर है वो कह रही थी एक्सेस डेथ हुआ है ग्रेटर इन वुमेन और यंगर ग्रुप में, जो कि 0 से 19 ईयर के बीच में हुआ है। अगर मिनिस्ट्री की बात करें, इन्होंने भी कहा है कि 5.3 रिकॉर्ड कहीं ना कहीं डेथ हमने रिकॉर्ड किया है नोवल कोरोना वायरस में, जो कि हमारी रिसर्च डाटा के हिसाब से बताया जा रहा है, और हम कहीं ना कहीं इसको रजिस्टर किए हैं। और ये हायर मोर्टेलिटी जो है वो कहीं ना कहीं मैन दिखा रहा है वुमेन के हिसाब से, और ओल्डर एज ग्रुप में दिखा रहा है, मतलब 2:1 है, यानी कि ओल्डर एज और प्लस एक दो आदमी, अगर मैन है तो एक वुमेन है, तो इस डेथ की रेशियो को ये बता रहे हैं। जो इनकम इनकंसिस्टेंसी या एक्सप्लेनेबल रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं पब्लिश किया गया और रिड्यूस किया गया कॉन्फिडेंस को, इसके क्लेम को, मतलब जो भी लोगों के बीच में डर है उनको फैलाने की कोशिश की जा रही है, इस बात को कह रहे हैं। अगर बात की जाए, अथॉरिटी क्लेम कर रही है कि फॉलो स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी टू एनालाइज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, देयर इज ए क्रिटिकल फ्लॉज देखने को मिलेगा इस चीज में। ऑथर्स कह रहे हैं जो मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्लॉज है वो ऑथर ने यहाँ पे बताया कि हाउस होल्ड इंक्लूड, जिसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 को लिया गया 2021 के, और यहाँ मोर्टेलिटी हाउस होल्ड के बारे में बताया गया, उस चीज को लेके ये रिपोर्ट तैयार की गई। ये बड़ी टेक्निकल चीज है, वो बाकी वो लोग जानते होंगे कि किस तरह से इसको करते हैं। अगर बात की जाए 23% ऑफ हाउस होल्ड इंक्लूड करते हैं इस एनालिसिस में, और पार्ट हुआ है 14 स्टेट्स में, और कैन नॉट बी ऑर्डर प्रेजेंटली ऑफ कंट्री, मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा है। ठीक है, बाकी ये थी इसकी न्यूज कि किस तरीके से डाटा जो है रजिस्टर्ड हुआ है, जबकि यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा उसके हिसाब से उतना डेथ नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सीपीसीबी प्लान्स टू चेक वायलेशन इन प्लास्टिक वेस्ट ट्रेडिंग। देखिए क्या हो रहा है, बोर्ड ने क्या क्या फाइल किया कंप्लेन को विद दिल्ली पुलिस अगेंस्ट द अननोन हैकर्स के लिए, जो कि थेफ्ट कर रहे हैं ईपीआर को, यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यहाँ पे एक ऑडिट किया है जिसमें कि 800 प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल जो है अक्रॉस देखा गया है कंट्री में, और जो कि एक इमर्जिंग जिसमें 4 फार्म्स है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, इन्होंने लगभग 6 लाख फेक सर्टिफिकेट जो है यहाँ से इन्हें इशू किया गया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आपको कुछ परसेंट जो होती है गवर्नमेंट, यानी कि 10% जो होती है आपकी कमाई का, अगर एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा होती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोशल ऑडिट के लिए, मतलब इन्वायरमेंट के लिए खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आप इन्वायरमेंट से जितना ले रहे हो कम से कम इन्वायरमेंट को दो, यानी कि 2% जो होती है आपको इन्वायरमेंट को देनी होती है। ठीक है, जो ईपीआरसी स्कीम है वो मैंडेट कर रही है बिजनेस को कि वो यूज करे प्लास्टिक मटेरियल को रिसाइकल करने के सर्टेन परसेंटेज में, और उसके बाद प्रीवियस 2 ईयर में देखा गया यूज करने की बात की गई है। अगर बात की जाए यहाँ पे रिपोर्ट की यहाँ इशू की गई ऑन दी चांस ऑफ मेनी मेक फेक सर्टिफिकेट्स हैविंग जनरेटेड, बहुत सारी फेक सर्टिफिकेट्स को यहाँ बनाया गया है। जो बोर्ड है उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ कंप्लेंट फाइल किया है दिल्ली पुलिस ने और अननोन हैकर्स के खिलाफ, जिसमें एलिक किया है कि उन्होंने स्टोलन किया है थाउजेंड्स ऑफ पीपीआर क्रेडिट को ऑनलाइन पोर्टल से, और दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दर्ज किया और इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस मैटर में। और यहाँ पे अगर सीनियर ऑफिसर बात की जाए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, जो डिक्लाइन कर रहे हैं आइडेंटिफाइड को और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फेक सर्टिफिकेट्स पर रिजल्टेड टीथिंग इशू बिकॉज इट दिस वाज फर्स्ट फुल ईयर सिंस स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड एंड देयर वाज हैव बीन लैक ऑफ क्लैरिटी। इसमें कोई क्लैरिटी वगैरह की चीजें नहीं है, इसीलिए ये फेक वगैरह की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत कब हुई से ईयरली ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, जहां पे इनकम टैक्स रिटर्न की ऑनलाइन सारी चीजें होने लगी। ठीक है, वहां से ये कहीं ना कहीं मामला स्टार्ट हुआ। बाकी देखते हैं किस तरीके से क्या चीज होती है, इसके बारे में जानेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा ईपीआर की, यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। अगर ईपीआर की बात करें, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज पॉलिसीज है। ठीक है, ये क्या है, एक पॉलिसी है
जिसको यूज करते इफेक्टिव टूल्स के थ्रू, ठीक है, जिसमें प्रोड्यूसर के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो इफिशियंसी, किसके ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो इफिशियंसी तरीके से लाइफ वेस्ट मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को कहीं ना कहीं ठीक तरीके से मैनेज करे। ठीक है, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ठीक तरीके से मैनेज करे। और यहाँ पे 3 फाउंडेशन प्रिंसिपल रखा गया है। 3 प्रिंसिपल की बात की गई है। कौन कौन सी? पहली है आपकी पॉल्यूशन प्रिवेंशन को ध्यान में रखना है। लाइफ साइकिल ऑफ पॉल्यूशन, लाइफ साइकिल थिंकिंग, और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, इस पे ध्यान रखा गया है। ठीक है, अगर ईपीआर इंडिया की बात करें, इंडिया में कौन प्रोड्यूस करता है, यानी कि ऑथराइज कौन करता है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसको मैंडेटरी कर दिया गया है कि ये प्रोड्यूस कर सकता है, और इंपोर्टर को प्रोड्यूसर और इंपोर्टर को, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ईपीआर सर्टिफिकेट ऑथराइज करेगा। और इस रूल के अनुसार जो प्रोड्यूसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है थर्ड पार्टी और स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की है, मैन्युफैक्चर की, जो फाइनेंशियली एड देगा, जिसके कारण से प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो हो सके। ठीक है, ईपीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी जो है वो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल में भी काम करती है, जिसको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली बार अडेप्ट किया गया इंडिया में 2016 में। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ चीजें थी जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है राइजिंग एंटी मलेरिया रेजिस्टेंस इन अफ्रीका नीड अर्जेंट एक्शन। क्या बताया जा रहा है? जो यह आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी है, एसीटी जिसको कहा जाता है, ये कहीं ना कहीं एक कॉर्नरस्टोन बन रहा है मलेरिया के ट्रीटमेंट और कंट्रोल के लिए, जिसको ये कहा जा रहा है जो इमरजेंस एंड स्प्रेड आर्टिमिस रेजिस्टेंस को कहीं ना कहीं मलेरिया कॉजिंग जो प्लाज्मोडियम है उसके लिए इफेक्टिव माना जा रहा है ईस्टर्न अफ्रीका में। और इसको कहीं ना कहीं ठीक तरीके से अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जो ARTR है, यानी कि आर्टिमिसिन रेजिस्टेंस है, उसको अगर इन अफ्रीका में काउंटर करने के लिए यहाँ पे रिसर्चर जो है रिकमेंडेड कर रहे हैं। ठीक है, और जिससे कि डेरिवेटिव विद 2 पार्टनर ड्रग, इसमें जो कंबाइन किया गया है 2 ड्रग्स को कंबाइन करके इसको इफेक्टिव तरीके से एशिया में भी इफेक्टिव बनाया गया है। तो ये एक आर्टिकल था जो इम्पोर्टेंट है, मलेरिया की जो है से रिलेटेड आर्टिकल है। चलिए, थोड़ी अगर मलेरिया की बात करें तो मलेरिया एक क्या है? प्लाज्मोडियम पैरासिटिक है। क्या है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट से, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से। ठीक है, अब अगर मलेरिया की बात की जाए, ये सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंटली कहाँ मिलता है? अफ्रीका एरिया में, साउथ अमेरिका और एशिया एरिया में सबसे ज्यादा मिलता है। मलेरिया जो होती है वो किस कारण से फैलती है? वो आपके फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने के कारण से ये जो है फैलती है। और ये पैरासिटिक जो है वो हमारे लीवर में ट्रांसफर होता है और इफेक्ट करता है हमारे रेड ब्लड सेल को। अगर सिम्टम्स की बात की जाए, मलेरिया जैसे कि इलनेस वगैरह होती है, हमें ठंड लगती है, हेडेक होती है, ठीक है, मस्कुलर सर दर्द होती है, बदन दर्द होती है, या शरीर में दर्द होता है, मस्कुलर दर्द होती है, तो ये सारे जो चीज है वो कहीं ना कहीं प्रिवेंट भी किया जा सकता है और क्यूरेबल भी किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके कॉल ऑफ एक्शन की, अगर क्या क्या एक्शन जो है इसमें लिया गया है, इसमें WHO ने इम्फेसाइज किया है कि हमें कहीं ना कहीं फाइट करनी चाहिए आपके किसके मलेरिया से, और यहाँ पे कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को इंक्रीज करना चाहिए, और साथ ही साथ पॉलिटिकल कमिटमेंट को भी कहीं ना कहीं इंक्रीज जो है करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं मैप पे। मैप में आज जो है ब्लैक सी देख रहे हैं, ये एरिया है पूरा ब्लैक सी का, और इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, ये और ये, यानी कि बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज डेंड्रियल स्ट्रेट। ठीक है, 3 आपको स्ट्रेट के नाम यहाँ पे पता लगता है। कौन कौन से? बॉस्फोरस, कर्च, उसके बाद डार्डेनिल्स स्ट्रेट। ठीक है, अगर यहाँ पे
हम बात करें सी की, तो एक सी ऑफ एजोव, आपका दूसरा है सी ऑफ मरमरा। अगर हम इसकी बात करें सी ऑफ मरमरा की, तो यहाँ पे आपके बॉस्फोरस स्ट्रेस और डार्डेनली स्ट्रेट जो है काम करता है, और सी ऑफ एजोव में आपके कर्ज। तो ध्यान रखना ये मैचिंग में भी आ सकता है। और बाकी आप ये देख सकते हैं यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, जॉर्जिया, रसिया यहाँ पे बॉर्डरिंग कंट्री है। ठीक है, कौन कौन से? यूक्रेन। आप एक बार इसको लिख लेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में आप इसके नाम को एक सीरीज वाइज जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ माउंटेन्स भी यहाँ दे रखे हैं, बल्कन माउंटेन्स, कैस्कस माउंटेन्स, पोंटिक माउंटेन्स, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें है। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल। चलिए ये लास्ट आर्टिकल था। तो आई होप कि आपको आज के आर्टिकल जो है अच्छा लगा होगा। आर्टिकल अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।